हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। लेट अस सपोज कि एक कैपेसिटर है जिसको मैंने एक सोर्स से कनेक्ट करके चार्ज किया, जिसके चलते कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे चार्ज आ चुका है क्यू नॉट। क्यू नॉट बराबर इसके हिसाब से कितना होगा सी। अब क्या किया, एट टी इज इक्वल टू 0, ठीक, मैंने ये जो स्विच है ना इसको स्विच कर दिया, मतलब इस पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 ट्रांसफर कर दिया। तो ये चीज कैसा हो गया, ऐसा। तो इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है इस सोर्स से क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो चुका। और ये कैपेसिटर किससे कनेक्ट हो गया, इंडक्टर से कनेक्ट। तो अब जब इसको हम लोगों ने इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया तो अब क्या समीकरण बैठेगा, अब क्या सिचुएशन बनेगा। तो उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं कि मान लो एक कैपेसिटर है, ठीक है, इनके दोनों प्लेट पे चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है, और इसका एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये। अगर हम इन दोनों टर्मिनल को एक लाइव वायर से कनेक्ट कर दें तो इमीडिएटली इस प्लेट का सारा चार्ज इस रास्ते से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए इस प्लेट पे आ जाएगा और ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, कब, जब इसको एक लाइव वायर से शॉर्ट कर देंगे इसके दोनों प्लेट। लेकिन यहां पे हम लोगों ने क्या किया है, इनके दोनों प्लेट को हम लोगों ने कनेक्ट किया है, लेकिन बीच में क्या पड़ रहा है, इंडक्टर। इससे क्या होगा, इससे ये होगा ना कि ध्यान से समझना, इस केस में क्या होगा कि चार्ज इमीडिएटली फ्लो कर गया। तो फॉर वेरी स्मॉल सेकेंड, इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ये सारा का सारा चार्ज यहाँ आ गया, मतलब इससे बहुत बड़ा करंट आई पास किया होगा। आई क्या होता है, डी क्यू बाई। सिमिलरली जब तुमने इसको कनेक्ट किया तो भाई इस प्लेट के चार्ज का टेंडेंसी क्या होगा, इस प्लेट पे आना था, ठीक है। और इस प्लेट में आने के लिए इसके लिए रास्ता कौन सा है, ये। और अगर ये इस रास्ते से आएगा तो इस रास्ते में फ्लो ऑफ चार्ज होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। अब ध्यान देना, इंडक्टर का अपना नेचर क्या होता है कि वो इमीडिएटली सर्किट में करंट को बढ़ने नहीं देगा। करंट का जो इंक्रीमेंट होगा वो एक स्लो प्रोसेस भी नहीं, लेकिन एक ट्रांजिशन के फॉर्म में होगा, ठीक है। इमीडिएटली t इक्वल टू 0 पे जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया, t इक्वल टू 0 प्लस पे सर्किट में करंट आई नहीं एग्जिस्ट कर सकता। लेकिन ये प्लेट से ये प्लेट चार्ज आना चाहेगा, है ना। तो ध्यान देना, शुरू में क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे इससे करंट 0 होगा, t इक्वल टू 0 पे I जो होगा वो 0 होगा, लेकिन कैपेसिटर के प्लेट पे जो चार्ज है Q बराबर कितना है, Q नॉट। अब ये Q नॉट जो है इस प्लेट पे घटना जाएगा, घटना शुरू होगा, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे करंट बढ़ना शुरू होगा। t इक्वल टू 0 पे भले 0 है, लेकिन इसमें धीरे धीरे करंट क्या करना करेगा, बढ़ना शुरू होगा। इसका मतलब I इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई di by dt जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव। di by dt क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, शुरू में क्या होगा ना, I जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है di by dt भी इंक्रीज करेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि di by dt घटना शुरू करेगा, है ना। और कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम di by dt जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक। शुरू में क्या हुआ, t इज इक्वल टू 0 पे जब मैंने कनेक्ट किया, ठीक है, तो सर्किट में करंट बढ़ना शुरू किया, di by dt भी बढ़ के 0 से बड़ा हो गया, ठीक। फिर एक वैल्यू के बाद di by dt घटने लगा और फिर di by dt क्या हो गया, 0 हो गया। जिस मोमेंट di by dt 0 हुआ उस मोमेंट इस रास्ते के थ्रू, ठीक है ना, I जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। लेट अस सपोज उसको हम लोग लिख लेते हैं I नॉट। और उस मोमेंट पे इन दोनों प्लेट पे चार्ज जो होगा वो 0, मतलब कि आफ्टर सम टाइम ये सर्किट कुछ ऐसा होगा, इस प्लेट पे चार्ज 0, इस प्लेट पे चार्ज 0, और इस इंडक्टर से करंट पास कर रहा होगा I0।
ठीक है। अब सर्किट में करंट 0 से I0 डेवलप हुआ, वो किसके चलते डेवलप हुआ? ये I0 करंट कब होगा? जब di/dt 0, t0 पे di/dt बढ़ा, एक वैल्यू अटेंड किया, फिर वो घट के 0 हुआ। जब वो 0 हुआ तो I मैक्सिमम होगा, कितना? I0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब तक di/dt ग्रेटर देन 0 रहा होगा तब तक करंट बढ़ रहा होगा। इसीलिए जब di/dt घट के 0 हुआ तब उस समय करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ओके, नाउ कुछ समय बाद क्या हुआ कि इस इंडक्टर से करंट जो हो गया वो I0 मैक्सिमम हो गया और इन दोनों प्लेट पे चार्ज क्या हो गया? 0। ठीक है, इस ट्रांजिशन से इस ट्रांजिशन तक हुआ क्या कि प्लेट से जो चार्ज निकल रहा है, मतलब सर्किट में जो करंट है उसके लिए सोर्स है इस कैपेसिटर का डिस्चार्ज होना। सर्किट में जो करंट डेवलप हुआ उसके लिए जो सोर्स बनेगा वो सोर्स बनेगा कैपेसिटर के प्लेट का डिस्चार्ज होना। लेकिन अब कुछ समय बाद कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे जब 0 हो गया तो ये सोर्स अब फर्दर डिस्चार्ज तो हो नहीं सकता। फर्दर डिस्चार्ज नहीं हो सकता तो इस सर्किट का फर्दर करंट बढ़ नहीं सकता। मतलब अब सर्किट का करंट क्या करेगा? घटेगा। लेकिन फिर से बात यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो इंडक्टर है ना वो अपने आदत से लाचार है। क्या आदत से लाचार है? कि इमीडिएटली सर्किट में करंट को घटने नहीं देगा। ठीक है ना। नाउ दिस विल बिहेव, ध्यान दीजिएगा, दिस विल बिहेव t0 पे देखो क्या हुआ कि ये दोनों जो प्लेट है ना, ये इमीडिएटली चार्ज होने का टेंडेंसी रखता है। लेकिन ये जो इंडक्टर है ना वो अपना ये पॉजिटिव पोलैरिटी और ये नेगेटिव पोलैरिटी करके, क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव करके करंट को स्लोली बढ़ने दिया। ठीक, अब इस समय के बाद अब सर्किट में करंट का सोर्स खत्म हो चुका है, इंडक्टर का ये पोलैरिटी नेगेटिव और ये पोलैरिटी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सर्किट में करंट क्या करना चाहेगा? घटना शुरू कर देगा। ठीक है, और ये इंडक्टर सोर्स बन के सर्किट में करंट ड्राइव करेगा, लेकिन इवेंचुअली करंट डिक्रीज करेगा और धीरे 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 I0 क्या हो जाएगा? 0। लेकिन ध्यान देना, I0 से जब तक करंट 0 हुआ तब तक सर्किट में इधर करंट फ्लो कर रहा था। अब ये करंट जो फ्लो कर रहा था वो आके इस प्लेट पे एक्यूमुलेट कर रहा है। कौन से प्लेट पे? इस प्लेट। तो आफ्टर सम मोर टाइम जब इंडक्टर में करंट घट के 0 हो जाएगा तो ये प्लेट उतने देर में ये डायरेक्शन का करंट, इस डायरेक्शन का चार्ज इस प्लेट पे आके एक्यूमुलेट होगा। मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कितना? क्यू नॉट ही होगा। इसलिए ना, क्योंकि इस पूरे सर्किट में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं मौजूद है जिसमें एनर्जी जो है वो डिसिपेट होता है, जैसे कि रजिस्टर जिसमें एनर्जी का लॉस होता है। ना ही इंडक्टर, सब आइडियल है, ना ही इंडक्टर में एनर्जी लॉस होता है, ना ही कैपेसिटर में एनर्जी लॉस होता है। समझ गए इस चीज को? इसीलिए इवेंचुअली जब करंट फिर से 0 हुआ, ठीक है, तो इस प्लेट पे पॉजिटिव, इस प्लेट पे नेगेटिव। अब टेंडेंसी क्या होगा? अब टेंडेंसी ये होगा कि अब फिर से ये प्लेट का चार्ज इस प्लेट पे जाना चाहिए। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन अब पलट चुका है। ठीक है, 2 इंटरवल के बाद करंट के डायरेक्शन अब पलट चुके। अब करंट इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहेगा और ये चार्ज घटना चाहेगा। फिर कुछ देर बाद ठीक है, ये दोनों प्लेट कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों प्लेट कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, उससे पहले तक ये दोनों प्लेट चार्ज सप्लाई कर रहे थे, ये प्लेट इधर की तरफ चार्ज भेज रहा था। अब ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, मतलब इस मोमेंट पे फिर से करंट इस डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया। कितना? I0। ठीक, अब क्या होगा कि सोर्स ऑफ चार्ज खत्म हो चुका है, तो ये I0 घटना चाहिए, लेकिन इमीडिएटली नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि ये इंडक्टर के नेचर के
विपरीत हो जाएगा। तो इंडक्टर विल बिकम अ सोर्स, ठीक है, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बन के, ठीक है, ये इसी डायरेक्शन में करंट ड्राइव करेगा और धीरे धीरे करंट घट 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 के क्या होगा, इवेंचुअली फिर आफ्टर सम टाइम, ठीक है, ये प्लेट पॉजिटिव ये प्लेट नेगेटिव और I बराबर 0, ये Q0, ठीक है, ये Q0। तो ध्यान देना चीजें शुरू हुई यहां से, ये प्लेट मैक्सिमम चार्ज पे था, ठीक है, कि प्लस Q0 ये माइनस Q0, चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो किया, इसमें करंट बढ़ना शुरू किया। जब इन दोनों प्लेट पे चार्ज 0 हो गया तो इसमें करंट मैक्सिमम हो गया, लेकिन अब ये करंट चार्ज जो है वो सोर्स ऑफ करंट है, ठीक है, तो अब सोर्स ऑफ करंट खत्म हो चुका है, तो ये करंट डिक्रीज करना चाहेगा, लेकिन इंडक्टर इमीडिएटली डिक्रीज नहीं करेगा। तो बीइंग ए सोर्स, ये खुद सोर्स बन के सर्किट में चार्ज को क्या करते रहेगा, ड्राइव करते रहेगा, और चार्ज जब ड्राइव करेगा तो इस प्लेट पे फिर से फर्दर और चार्ज एक्यूमुलेट होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, जब तक करंट बढ़ रहा था इस प्लेट से इस प्लेट चार्ज आ रहा था, ठीक, इन दोनों प्लेट पे जब जीरो हो गया तो चार्ज इस पे मैक्सिमम। अब ये चार्ज घट रहा होगा तो यही चार्ज इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इस पे अभी भी एक्यूमुलेशन चलेगा, तो मतलब अभी ये पॉजिटिव हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर यही प्रोसेस रिपीट करता रहेगा। तो 4 स्टेप के बाद, पहला दूसरा तीसरा चौथा स्टेप के बाद ये और ये चीज फिर से अचीव। अब इसके बाद फिर से क्या करेगा, इस डायरेक्शन में करंट, सेम स्टेप, इस डायरेक्शन में करंट, ये चार्ज यहाँ से यहाँ आना चाहेगा, इस डायरेक्शन में करंट बढ़ना शुरू करेगा। जब ये डायरेक्शन में करंट मैक्सिमम होगा तो ये दोनों पे 0 हो जाएगा, फिर ये मैक्सिमम करंट घटना शुरू करेगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव से ये चार्ज ऐसे फ्लो करना चाहेगा, और ये दोनों जब 0 होगा तो इस डायरेक्शन में करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर ये करंट घटना शुरू करेगा तो इस प्लेट पे चार्ज एक्यूमुलेट होगा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है ना वो हमेशा चलते रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम चार्ज से मैक्सिमम करंट, फिर उल्टे डायरेक्शन में मैक्सिमम चार्ज, फिर उल्टे डायरेक्शन में मैक्सिमम करंट, फिर पहले वाले पोजीशन पे तुम साइकिल वापस आ जाएगा इनिशियल पोजीशन, फिर ये ट्रांजिशन, फिर ये ट्रांजिशन, फिर ये ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन, मतलब चार्ज और करंट जो है ना वो ऑसिलेट करते रहेंगे, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है हेल्सी ऑसिलेशन। अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे कि इनका ऑसिलेशन करने का जो लॉ होगा वो क्या होगा, कितने टाइम में इस ट्रांजिशन से इस ट्रांजिशन जाओगे, कितने टाइम में इस ट्रांजिशन से इस ट्रांजिशन जाओगे, कितने टाइम में इस ट्रांजिशन से इस ट्रांजिशन जाओगे, कितने टाइम में इस ट्रांजिशन से इस ट्रांजिशन जाओगे, मतलब एक साइकिल कंप्लीट करोगे। तो मैं इसको मिटाता हूं, शुरू करता हूं। चलो ध्यान दो, मान लो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जब मैंने स्विच को क्लोज किया, उस समय कैपेसिटर के प्लेट पे जो चार्ज था वो Q0 था, ठीक है, और इंडक्टर से करंट 0 था, ठीक। अब हम जानते हैं कि इस प्लेट का चार्ज इस प्लेट पे आना शुरू करेगा, और जब तक इस प्लेट का चार्ज इस प्लेट पे पूरा आ नहीं जाता तब तक इस रास्ते में करंट बढ़े। तो लेट अस सपोज किसी टाइम t पे जब इसका चार्ज घट के Q बचा था, मतलब प्लेट पे चार्ज Q0 से घट के कितना हो गया Q, तो सर्किट का करंट 0 से कितना हो गया I, ठीक है। इस दौरान इसमें टोटल एनर्जी कितना स्टोर है, ठीक है, इस पूरे अरेंजमेंट में टोटल एनर्जी कितना स्टोर है। तो एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर होगा कैपेसिटर में इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल, ठीक है, या यूसी लिख दो कैपेसिटर, और एनर्जी स्टोर होगा इस तुम्हारे इंडक्टर में, कैपेसिटर में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंडक्टर में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो कितना U है, क्या आएगा यूसी, यूसी में चार्ज है Q, कैपेसिटेंस है C, Q² बाई 2C, यूएल कितना होगा, तो इंडक्टेंस है L और इससे करंट पास हो रहा है I, हाफ L I, यही। अब मैंने जैसा कि आपको बताया इस पूरे अरेंजमेंट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं
मौजूद है, मतलब ये रजिस्टर जिसमें एनर्जी का लॉस डिसिपेशन, मतलब इस सिस्टम का एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व। t इज टू 0 पे इसमें क्या एनर्जी था, इंडक्टर से करंट कुछ नहीं था, लेकिन कैपेसिटेंस से एनर्जी था, तो यूसी था Q0 स्क्वायर अपॉन t इज टू t पे कितना एनर्जी हो गया, ये एनर्जी, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो क्या करते हैं, इसको एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं कि ये क्या आ गया, तो डी बाई डी टी 1/2c क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2q इंटू डी क्यू बाई डी टी तुमको लिखना पड़ेगा क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस 1/2l आई स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2i इंटू डी आई बाई डी टी बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन g। क्या कटेगा, 2 कटेगा, 2 कटेगा। अब ध्यान देना डी क्यू बाई डी टी और i सेम होता है, इसको भी कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, डी बाई डी टी क्यू बाई सी प्लस एल डी आई बाई डी टी इजिकल टू 0। ठीक है, अब डी आई बाई डी टी को क्या लिखा जाए, डी आई बाई डी टी को हम डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन मेरे लिए हो गया डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस इंटू एल प्लस क्यू बाई सी इजिकल टू 0। ठीक, और ये मॉडिफाई करके डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इजिकल टू 0। तो देखो यहाँ पे जिस वेरिएबल का डबल डिफरेंशिएशन है टाइम के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे वही वेरिएबल है। ये जो डिफरेंशियल, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये बड़ा जाना पहचाना। कैसे, तो हम तुमको याद दिलाते हैं। कहाँ याद दिलाएंगे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एसएचएम में। याद करो, एसएचएम में मान लो ये एक ब्लॉक है, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है ना। तो मान लो कि किसी इंस्टेंट पे इस ब्लॉक का वेलोसिटी v है, ठीक, और इसका इलॉन्गेशन जो है वो x है। इसका इलॉन्गेशन कितना है, स्प्रिंग का इलॉन्गेशन है x और ब्लॉक का वेलोसिटी v। तो हम इसका टोटल एनर्जी क्या लिखेंगे, E बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा, के डी एक्स बाई डी टी इंटू एक्स प्लस एम वी डी वी बाई डी टी इजिकल टू 0। तो डी एक्स बाई डी टी और v एक ही चीज होता है, कट जाएगा। ठीक है, डी वी बाई डी टी को क्या लिख सकते हो, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इजिकल टू 0। ये आगे, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को कंपेयर करो, x के जगह पे q, x के जगह पे q है और k बाई एम के जगह पे 1 बाई एल सी। तो इस तरह का जब भी इक्वेशन मिलता है हम बोल देते हैं कि ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ये पार्टिकल का x यहाँ पे क्या है, x जो तुमको दिख रहा है वेरिएबल, दिस विल ऑसिलेट। तो x है यहाँ पे पोजीशन, तो मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पोजीशन जो क्या है वो ऑसिलेट कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन यहाँ पे x के जगह पे क्या है, चार्ज, चार्ज q। तो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है जैसा कि ये है, तो ये बता रहा है कि टाइम के रेस्पेक्ट में ये जो चार्ज है वो भी ऑसिलेट कर रहा है। टाइम के रेस्पेक्ट में ये जो चार्ज है वो भी ऑसिलेट कर रहा है। किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, तो उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, वो होगा ओमेगा बराबर, ध्यान देना जब भी इस फॉर्म में तुम अरेंज करते हो तो जो Q का कोफिशिएंट होगा वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 बाई एल सी, इसमें भी जो x का कोफिशिएंट है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर, ठीक है। और ये जो ऑसिलेशन हो रहा है उसका टाइम पीरियड होगा
2π/2, मतलब कि 2π√LC। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन, मतलब टाइम टेकन फॉर द चार्ज टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन का मतलब Q0 से जीरो, जीरो से अपोजिट सेंस में Q0, फिर अपोजिट सेंस में Q0 से फिर जीरो, फिर इस सेंस में Q0। ये हो गया पूरा का पूरा ए ऑसिलेशन। ध्यान दो, अब हम लोग जो है ना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को पैरेलल एलसी सर्किट से, ठीक है, कंपेयर करें। एक बात ध्यान देना कि हम लोग सबसे पहले इक्विवेलेंस डिफाइन करते थे। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जो पोजीशन x का है, जो रुतबा x का है, यहाँ पे वो रुतबा q है, ठीक। और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जो रुतबा v का है, यहाँ पे वही चीज i का है, ठीक है। तो q जो है उसको हमेशा कंपेयर करना है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के पोजीशन के रेस्पेक्ट, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और v जो है वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी का पार्ट होता है, तो करंट से, करंट भी तो काइनेटिक एनर्जी का पार्ट होता है, मतलब मोशन का ही डिफाइन करता है चार्ज, ठीक है। अब ध्यान देना, t=0 पे हमने क्योंकि एलसी सर्किट में चार्ज को मैक्सिमम रखा है, तो इसीलिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक को एक्सट्रीम पोजीशन पर रखा है, मतलब कि जो इसका x का वैल्यू है वो मैक्सिमम है +a। अब इस सिस्टम को यहां से रिलीज कर रहे हैं और इस सिस्टम को यहां से रिलीज कर रहे हैं, तो ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा ना। इस तरफ जाने के दौरान इसका वेलोसिटी क्या करेगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। इस पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो कितने समय बाद ये यहां से यहां पहुंचेगा, t=t/4, कितना होगा वेलोसिटी v0। और इस पोजीशन पे dv/dt क्या होगा, 0, दैट इज एक्सेलरेशन 0। उसी तरह ये जो सिस्टम है, ये प्लस माइनस है ना, ये अब डिस्चार्ज होना चाहेगा, इस डायरेक्शन में करंट बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा। इवेंचुअली आफ्टर t=t/4, याद रखना t=t/4 पे इसका प्लेट का चार्ज मैक्सिमम से क्या हो जाएगा, 0। उस मोमेंट पे इस इंडक्टर से जो करंट हो जाएगा वो 0 से कितना हो जाएगा, -I0। और इस पोजीशन पे di/dt क्या होगा। अब अगला, इस v0 वेलोसिटी के चलते क्या ये यहीं रुकेगा, नहीं, ये फर्दर आगे जाएगा तो जिसका वेलोसिटी क्या करना शुरू करेगा, घटना शुरू करेगा। और इवेंचुअली x=-a पे फिर से वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फिर से x का जो है मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन दूसरे साइड में से नेगेटिव। उसी तरह अब ये करंट घटना जाएगा और t=फर्दर t/4 टाइम बाद, मतलब कि इनिशियल से t/2 टाइम बाद, ठीक है, ये घट के फिर से 0 हो जाएगा करंट, और इस प्लेट पे चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब पोलैरिटी जो है चार्ज का बदल गया। फिर से क्या होगा, अब इस पोजीशन पे ये रुकेगा नहीं, फिर इधर जाएगा तो ये वेलोसिटी गेन करेगा, और इवेंचुअली फिर से जब मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कब, फर्दर t/4 टाइम बाद, मतलब 3t/4 टाइम। 3t/4 टाइम में क्या होगा कि ये चार्ज अब वापस इधर से डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, तो I इधर की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, इस डायरेक्शन में I बढ़ना शुरू करेगा, और इवेंचुअली फिर से फर्दर t/4 टाइम बाद इस डायरेक्शन में I मैक्सिमम हो जाएगा और ये दोनों प्लेट पे चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर से फर्दर t/4 टाइम बाद ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ये भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। ये जो चार्ज मैक्सिमम हुआ है अब ये घटेगा, तो फिर से इस चार्ज पे चार्ज एक्युमुलेट होना शुरू करेगा, और फर्दर t/4 टाइम के बाद, मतलब t=t पे यहाँ पे मैक्सिमम, ये वहां पे चार्ज डेवलप हो जाएगा, करंट फिर से 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला पोजीशन फिर से वापस, ठीक है। तो ये कंपैरिजन। अब बात करते हैं कि ये तो हम लोग t=0, t=t/4, t=t/2, t3=t/4 और t=t पे डिफाइन किए, है ना। जनरल इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, ताकि हम लोग जो है हर इंस्टेंट पे चार्ज और करंट का एक्सप्रेशन लिख सकें। तो ध्यान देना, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने क्या बताया,
d2x by dt स्क्वायर प्लस k by m इंटू एक्स बराबर 0। ठीक, और इसका डिफरेंशिएशन d2q by dt स्क्वायर प्लस 1 by lcq इज इक्वल टू। ठीक, अब आप इसका इक्वेशन हमको x को q से कंपेयर करना है, तो यहाँ पे हम x का इक्वेशन लिख रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे है। ठीक है, तो हम लोग फेजर से भी बना सकते थे। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो ये कितना एंगल है, पाई बाई 2। तो हम लिख सकते हैं x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई, या सिंपली x बराबर a cos ओमेगा t, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे x का मैक्सिमम है। ठीक है, a cos ओमेगा। सिमिलरली यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे q का मैक्सिमम है, तो q का एक्सप्रेशन होगा q इज इक्वल टू a नहीं, मैक्सिमम चार्ज होगा q नॉट पाई नहीं, पाई बाई 2। ठीक, q नॉट cos ओमेगा। ठीक है, और हमको अब एक्सप्रेशन चाहिए वेलोसिटी का, इसको डिफरेंशिएट कर लो। क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। ठीक, और इसको डिफाइन कर दो। ठीक, क्यू नॉट ओमेगा विथ नेगेटिव साइन साइन ओमेगा टी। ठीक, और डी क्यू बाई डी टी क्या एक्सप्रेशन हुआ, करंट। दिस इज द इक्वेशन फॉर करंट, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, t इक्वल टू 0 पे करंट क्या आएगा, 0, और t इक्वल टू t बाई 4 पे i कितना आएगा, q नॉट ओमेगा, नेगेटिव साइन। तो करंट में नेगेटिव साइन का मतलब होता है डायरेक्शन। दैट मीन्स कि ये वाला जो डायरेक्शन है करंट का, वो करंट को हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो ये वाला करंट का डायरेक्शन जो हो जाएगा बाद में, ये पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतना ही। लेकिन आई नॉट का वैल्यू कितना है, क्यू नॉट ओमेगा। याद रखिएगा, यहाँ पे वी नॉट का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा ए होता है ना, उसी तरह आई नॉट का वैल्यू कितना हो गया, क्यू नॉट ओमेगा। इस एक्सप्रेशन में एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। d2x by dt स्क्वायर दैट इज dv by dt क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा t। तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, di by dt बराबर माइनस क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t, दैट इज ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट इंटू क्यू, नेगेटिव साइन। ठीक है, सॉरी, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी को हम क्यू लिख देते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू, ये ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हो गया डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो ये हम लोग कंपेयर, याद रखिएगा क्यू नॉट ओमेगा जो है वो पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम करंट। क्यू नॉट ओमेगा इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, और क्यू ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी टी। एकदम इससे कंपेयर करना। अब इसमें हम इस चैप्टर में तुमको ये नहीं बताएंगे कि फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, है ना, इन दोनों में अगर फेज डिफरेंस इतना होगा, ठीक है, तो कैसे फिगर बनाएंगे, ये सब अब डिस्कस करने वाला टाइम नहीं, क्योंकि ये सब एसएचएम में बताया हुआ है। अगर क्वेश्चन ऐसा भी कि मान लो करंट का इक्वेशन है आई नॉट, ठीक है, और कॉस
ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। ठीक, और तुमको बोला कि फाइंड करो, फाइंड इक्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, तो याद रखना कभी भी तुमको चार्ज का इक्वेशन दिया रहे, कोई भी होगा, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ भी हो क्यू का, ठीक है। तुमको अगर करंट का इक्वेशन निकालने के लिए बोले, इसको सिंपली क्या कर लो, डिफरेंशिएट, क्या आ जाएगा, क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। लेकिन जब आई का एक्सप्रेशन बोले तब तुमको चार्ज का इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाए तो इसको तुम इंटीग्रेट मत करना, क्योंकि इंटीग्रेट करने में कांस्टेंट टर्म भी आता है ना। डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट जीरो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो एक कांस्टेंट टर्म भी आएगा, तो इसमें कैसे निकालेंगे। तो बस तुमको इसको कंपेयर कर देना, आई के जगह पे तुमको क्या लिख देना है, तुमको लिख देना है v इक्वल टू v नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पे देखो, तो t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा v का वैल्यू। ठीक है, तो v का वैल्यू आएगा तुम्हारा t इज इक्वल टू 0 डाल दिया cos 30, मतलब √3 v नॉट, ठीक है, बाई 2। और याद रखना v नॉट जो होता है वो मैक्सिमम होता है ना, तो मैक्सिमम का मतलब ओमेगा है, इसको तुम लिख सकते हो √3 ओमेगा a बाई 2। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, तुम ग्राफ बनाओ, कैसे बनाओ, एक लाइन खींच लो, इसको मीन पोजीशन मान लो। ठीक है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी √3 ओमेगा a बाई 2 कब होगा, तो सबसे पहले तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक, तो पॉजिटिव दो केस में हो सकता है, कब, जब ये, ध्यान देना, इधर जा रहा होगा, ठीक है, और जब ये इधर से इधर आ रहा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग को कौन सा कंसीडर करना है, हम लोग को, क्योंकि cos ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री हम लोग को ये वाला कंसीडर करना है। कैसे पता चलेगा कि ये लेंगे या ये लेंगे, है ना, ये पोजीशन लेंगे या ये पोजीशन लेंगे, कैसे लेंगे, क्योंकि दोनों ही केसेस में वेलोसिटी जो है वो इधर के तरफ है। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, dv बाई dt क्या आ जाएगा, ओमेगा v नॉट विथ नेगेटिव साइन साइन ओमेगा टी प्लस 30। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, dv बाई dt, मतलब कि एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा साइन 30 का मतलब माइनस ओमेगा v नॉट बाई 2। एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन इधर है, तो हमको पता है कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है तो मीन पोजीशन के इधर एक्सेलरेशन इधर होगा और मीन पोजीशन के इधर एक्सेलरेशन इधर होगा, तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव कहलाएगा, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव कहलाएगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव है, तो मतलब डेफिनेटली पार्टिकल इस पोजीशन, ठीक है, इस पोजीशन, तो इस पोजीशन पे का x का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, x का वैल्यू कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये √3 ओमेगा a बाई 2 है तो यहाँ x का वैल्यू a बाई 2 होगा। कैसे ये बताएं, क्योंकि हमको पता है v बराबर होता है ओमेगा इंटू √a² माइनस x²। ठीक है, तो दोनों को अगर स्क्वायर कर दोगे तो v² बाई ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा a0² माइनस x², तो x² बराबर क्या हो जाएगा, v² बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस a²। खैर ये इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुमको याद रखनी होगी, क्योंकि बताते भी थे, ये इतना करने की जरूरत नहीं है, तुमको याद रखना होगा जब वेलोसिटी √3 ओमेगा a बाई 2 होगा तो x a बाई 2, ठीक है, या माइनस a बाई 2 भी हो सकता था, लेकिन a बाई 2 क्यों होगा वो हमको एक्सेलरेशन बता दिया, x a बाई 2 हो, तो t इज इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू a बाई 2 है और पार्टिकल इधर जा रहा है, x का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस 30 डिग्री, क्योंकि ये जो फेज होता है वो 30 डिग्री, तो बस x के जगह पे क्या रख दो q, a के जगह पे क्या रख दो q नॉट साइन ओमेगा t प्लस 30 डिग्री।
ठीक, और याद रखना वी नॉट जैसे होता है ओमेगा ए, उसी तरह आई नॉट जो होता है वो होता है क्यू नॉट ओमेगा इंटू क्यू नॉट। ठीक, तो दिक्कत, तो क्यू नॉट जो होगा वो आई नॉट बाई ओमेगा होगा, क्योंकि मैंने एक्सप्रेशन शुरू किया आई से ना, तो क्यू नॉट को तुम क्या लिखोगे, आई नॉट बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हो गया चार्ज का एक्सप्रेशन। ठीक, ये किसका एक्सप्रेशन था, करंट का, सॉरी करंट का। ये कितना हो गया, चार्ज का। कुछ नहीं, अगर तुमको करंट का एक्सप्रेशन दिया होगा, v पुट कर दो, v नॉट पुट कर दो, इससे तुम निकाल लो कि t इक्वल टू 0 पे, मतलब तुमको बेसिकली फेज निकालना होगा फाई, ठीक, पोजीशन निकालना होगा x। लिख लिए, फेज और पोजीशन निकल गया तो बस कुछ नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। और दूसरी बात, ऐसे भी डायरेक्टली किया जा सकता है कि वेलोसिटी जो होता है ना वो पोजीशन से π/2 आगे होता है, लीड पोजीशन, वेलोसिटी लीड पोजीशन बाय π/2। सिमिलरली करंट जो होगा वो लीड करेगा चार्ज से बाय π/2। ठीक है, तो करंट अगर आई नॉट कॉस ओमेगा टी होगा तो डेफिनेटली जो तुम्हारा चार्ज का एक्सप्रेशन होगा वो होगा क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस π/2 प्लस 30। करंट लीड कर रहा है, मतलब कि चार्ज क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा, तो इसीलिए इसी एक्सप्रेशन में π/2 माइनस कर दिया, यही होगा एक्सप्रेशन। ठीक, तो ध्यान देना ये कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, या ऐसे लिख सकते हो, कॉस को साइन में चेंज करोगे ओमेगा टी प्लस π/2 माइनस π/2 कैंसिल हो गया तो ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री हो गया। ये हो गया, लिख दिए। तो इस तरह का कंपैरिजन तुमको कभी मिले किसी भी पोजीशन का तो कर लेना है ना, ये एलसी ऑसिलेशन में हो। ध्यान दो क्वेश्चन, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे मैं ये स्विच को क्लोज कर रहा हूँ, जिस समय क्लोज किए उस समय कैपेसिटर के पास चार्ज था 200 माइक्रो कूलम। ठीक, स्विच को हम जब क्लोज किए तो ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस शुरू होगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ I di by dt UL UC and total energy when Q becomes 100 micro coulomb for first time। पहली बात ध्यान दीजिएगा, तुमको निकालना है I, तो इक्विवेलेंस ध्यान दो, Q जो होता है, ठीक है, वो होता है x, और I जो होता है वो वेलोसिटी। तो अगर हमको x पता है तो हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह I हम निकालेंगे ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर के जगह पे क्यू नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे क्यू स्क्वायर। ठीक, तो अब हमको क्यू नॉट पता है 200 माइक्रोकूलम, हमको क्यू पता है 100 माइक्रोकूलम, हमको ओमेगा नहीं। ओमेगा कैसे निकालेंगे, तो इस अरेंजमेंट का ओमेगा होता है 1/√LC। ठीक है, L का वैल्यू दिया हुआ है, C का भी वैल्यू दिया हुआ है, डालो 1/2√2 इंटू 5 इंटू तो 10 to the power 3, 1/10 to the power -3, तो ये हो जाएगा 1/10 to the power 2, मतलब 1/10, मतलब 0.81 रेडियन पर आ गया। अब इसको डाल दो, Q नॉट का वैल्यू डाल दो, Q का वैल्यू डाल दो, यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट तुमको क्या निकालने बोल रहा है, di/dt। तो di/dt जो है वो है, उसका मतलब होता है, अगर कंपेयर करो तो di/dt इज इक्विवेलेंट टू एक्सेलरेशन। ठीक, और एक्सेलरेशन होता है -ω² x। ठीक है,
तो di/dt जो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू, हम यहाँ पे लिखे भी ठीक। तो ओमेगा का वैल्यू तुमको पता है, क्यू का वैल्यू तुमको पता है, इस वैल्यू को ऑफ क्यू पे निकालना है, तो ये डाल दो तुमको di/dt। तुमको निकालना है यूएल, यूएल होगा हाफ एल आई स्क्वायर। तुमको निकालना है यूसी, क्यू स्क्वायर बाई 2c। इस जब क्यू ये होगा तब ये सब निकालना है ठीक। तुमको निकालना है टोटल एनर्जी, ई होता है यूएल प्लस यूसी, ये दोनों जो निकालोगे उसको सम कर दो। अदरवाइज किसी भी इंस्टेंट ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो t इक्वल टू 0 पे तुमको पता है कि क्यू नॉट का वैल्यू ये है, कैपेसिटेंस ये है, लेकिन इंडक्टेंस में करंट 0 है। तो t इक्वल टू 0 पे ठीक है, E बराबर सीधा होगा यूएल, क्योंकि यूसी क्योंकि यूएल क्या है 0। t इक्वल टू t/4 पे E बराबर होगा यूएल, क्यों? क्योंकि यूसी क्या हो जाएगा 0, और किसी भी इंस्टेंट पे दोनों एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन सबका सम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वो कभी चेंज नहीं करेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और हम पूछ देते हैं कि कितने टाइम बाद पहली बार है ना, व्हाट इज द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द करंट चार्ज विल बिकम 200 to 100 कितने देर में बढ़ेगा ठीक है। तो फेजर 1, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करो, हमेशा रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन लो ठीक। एक सर्कल बना लो, इस सर्कल का आर्म जो है वो क्यू नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमको इसमें प्रोजेक्शन लेना है ठीक। तो यहां पे जब पार्टिकल रहेगा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा और क्यू नॉट जो होगा वो मैक्सिमम होगा ठीक। तो क्यू नॉट मैक्सिमम है, 200 से 100 जा रहा है, मतलब क्यू नॉट बाई 2, मतलब ये पोजीशन, तो इसको इधर टर्न कर, पहली बार है ना, तो हम लोग सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, जैसा हम पोजीशन के लिए करते थे ठीक। तो कुछ देर बाद ये यहाँ पहुंच जाएगा a/2। कितना फेज टर्न किया, तो ये एंगल हमको निकालना है। तो a/2 ध्यान देना, क्यू नॉट जो है उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किससे, a से। ये जो होगा वो a/2 होगा। a/2 याद रखना हमेशा जो हॉरिजॉन्टल लाइन से होता है वो 30 डिग्री पे होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री से होता है। तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, मतलब यहां से यहां आने में कितना फेज टर्न किए 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी कर दो, तो 60 डिग्री मतलब π/3 इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो टी बराबर हो जाएगा मतलब कि π/3। ये तरीका है। अब ये आप लोग को समझ में आया हो ठीक है, तो बढ़िया बात है। नहीं समझ में आया है तो प्लीज रेफर टू माय SHM नोट्स, है ना। SHM नोट में हम पेज कैसे बनाए थे, बस क्यू को तुमको एक पेजर कैसे बनाना है वो वहां जाना है ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्टरनेटिंग करंट शुरू करेंगे।